नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद टीवी आपके लिए लेकर आया है ये खास सीरीज अभिनव पहल। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार यानी प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य समाज के ऐसे अधिकारियों और संस्थाओं को पुरस्कृत करना, सम्मान देना है जिन्होंने देश और समाज के लिए विशेष कार्य किए हैं। सरकार और आम जनता के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इन अवार्ड को रिवैम्प किया गया है। इन अवार्ड्स के पीछे का मूल मंत्र अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है। किसी भी देश के विकास की राह उसकी छोटी छोटी इकाइयों के विकास से ही होकर गुजरती है। ऐसे में हर एक जिले का आर्थिक विकास और इस दिशा में जिला कलेक्टरों का काम बेहद अहम हो जाता है। उनके काम और प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए ये अवार्ड, ये सम्मान एक बार फिर नए कलेवर के साथ दिए गए हैं। इस सम्मान को पाने वाले और इसकी पूरी रूपरेखा में अहम योगदान देने वाले 3 खास मेहमान आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ हैं इन अवार्ड्स के पीछे एक नई सोच के साथ इन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने में अहम भूमिका निभाने वाले वी श्रीनिवास जी, जो कि सचिव है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है वी श्रीनिवास जी, शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित अनुराग जैन जी, जो कि सचिव हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग जी को प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य गुजरात सरकार शामीना हुसैन जी, जिन्हें गुजरात स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव इनिशिएटिव्स के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। शामीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों के साथ हम बारीकी से समझेंगे और जानेंगे क्यों और कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी और इनोवेटिव कामों के जरिए जिले की और सरकारी संस्थाओं की कायापलट हो रही है। जानेंगे अधिकारी किस तरह की पहलों के जरिए आर्थिक विकास, संस्थाओं में सुधार, आम आदमी की भागीदारी, शिकायतों के निवारण जैसे तमाम पहलुओं पर जमीन पर काम कर रहे हैं। और आइए पहले प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा जानते समझते हैं। भारत, जहां सपने जैसा सच और इसी सच के सम्मान का उत्सव है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। परिवर्तन लाने का सामर्थ्य देश में है और सिर्फ हमें विश्वास लेके जी रहे ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को सज्ज करें। कभी अपने आंगन में पानी का बहना भी सपनों की लिस्ट में अव्वल हुआ करता था। अब जो है हमारे पानी से हमको भरपूर मिल रहा है। हमारे यहाँ घर में गंगा बह रही है। आज बेवजह प्यास की कहानी पुरानी हो चुकी है। सेहत, जिसकी सुरक्षा जेब के सामने अक्सर छोटी पड़ जाती थी। मुझे अपनी गर्भावस्था के दौरान सभी मुफ्त सेवाएं मिली। अब उन्हें भी निरोग रहने की समानता का मौका मिल रहा है। आयुष्मान भारत की वजह से अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे बच्चे भी वो सब कुछ कर पाएंगे जिसे दर्जे ने हमसे दूर रखा था? क्या वो भी अपनी मर्जी की ऊंचाई छू पाएंगे? जो प्राइवेट विद्यालयों में फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटियां हमारे इस गांव के विद्यालय में उपलब्ध है। इस नई रोशनी में जो दिख रहा है वो कभी सपना ही तो हुआ करता था, जिसे अब रचने की, सच करने के नए नए रास्ते मिल गए हैं। ये नए नए तरीकों से नए नए आयाम तय करना। अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, सही से काम कर सकता हूँ। नई नई बुलंदियों पे पहली दफा पांव रखना। मिशन
की वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर के 1000 युवा वो आज किसी न किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। पहली दफा इनोवेशन का रेवोल्यूशन बनना और भविष्य की हर चुनौती का सॉल्यूशन ढूंढना। संकल्प की सिद्धि में, समग्र समृद्धि में। अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। जन चेतना की नई जागृति में, प्रगति की नई संस्कृति में, जो रच रहा है अमृत काल का आकार और कह रहा है विश्व से, हम सब हैं भारत, जहां हर सपना होता है सच। Four category awards, we had 15 winners, and the participation of the districts was nearly 97%, which is virtually all the districts of India participating and looking forward to be an award winner. And I think by doing so, Prime Minister Modi did not only motivate or ignite a sense of competitiveness among the young collectors and their teams in respective districts, but at the same time also enabled a more effective implementation of the flagship programs that had been designated for the competition for the awards in that given year. I'm glad. I must compliment the Sansad TV for having taken upon itself the task of showcasing each of these 5 award winners and their performance by way of depicting the stories, the success stories, how they went about implementing these flagship programs and creating an example for others to follow. और शुरुआत वी श्रीनिवास जी मैं आपके साथ करूंगी। मोटे तौर पर हमने जानने समझने की कोशिश की इन अवार्ड्स के बारे में और 21 अप्रैल को पिछले महीने प्रधानमंत्री ने ये अवार्ड्स दिए हैं, लेकिन इस बार की अगर अवार्ड्स की बात करें तो कई सारी खासियतें भी इससे जुड़ी रही, कई रिकॉर्ड्स रहे एंट्रीज को लेकर, नॉमिनेशंस को लेकर। थोड़ा बताइए इन पुरस्कारों के बारे में, कितनी प्रविष्टियां रहीं, साथ ही कितनी कैटेगरीज में पुरस्कार दिए गए इस बार? प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 स्कीम के तहत 743 ज़िलों ने भाग लिया था, जो भारत के 97% डिस्ट्रिक्ट्स इसमें एनरोल हुए थे। कुल 2520 एप्लीकेशंस इसमें नॉमिनेशंस के रूप में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स तथा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज द्वारा प्रेषित किए गए। और इतने भारी तादाद में नॉमिनेशंस प्राप्त होना देश भर के सिविल सर्वेंट्स में इस स्कीम के बारे में उत्सुकता और कमिटमेंट के बारे में रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ इन नॉमिनेशंस को 3 स्टेज कमिटीज़ द्वारा स्क्रीन किया गया था। सबसे पहले स्क्रीनिंग कमिटीज़ थे एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर, तथा एक्सपर्ट कमिटी थे सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर, और फिर एम्पावर्ड कमिटी ने स्क्रीन किया जो कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर। और कई बार नॉमिनेशन प्रोसेस को कॉल सेंटर के माध्यम से तथा स्पॉट स्टडी रिपोर्ट्स के माध्यम से एग्जामिन किया गया। तो जो अवार्ड के फाइनल स्टेज पे पहुंचे हैं और जो अवार्डी हैं निश्चित रूप से सराहनीय पात्र हैं और उत्कृष्टता के सर्वोच्च पटल पर पहुंचे हुए हैं। ये स्कीम्स इस वर्ष सैचुरेशन अप्रोच को लेते हुए लिए गए थे, ताकि लास्ट माइल सिटीज़न को एम्पावर करने के लिए और क्वालिटेटिव गवर्नेंस मॉडल्स को रूपरेखा मद्देनज़र रखते हुए स्कीम को स्ट्रक्चर किया गया। इस स्कीम की रिस्ट्रक्चरिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिलचस्पी लिया था और कई बार स्कीम के बारे में उनको प्रेजेंटेशंस दिए गए थे, और उनका यह व्यू था कि जो अधिकारी स्कीम को सैचुरेशन अप्रोच की तरफ ले जा सकता है और क्वालिटेटिव गवर्नेंस मॉडल्स दे सकता है, उन अफसरों की चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका होना चाहिए और इनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। बिल्कुल।
तो ये जो तमाम खास बातें हैं वी श्रीनिवास जी वो आपने बताई हैं। कुछ और पहलुओं पर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। अनुराग जैन जी, फिलहाल आपसे अगर हम समझें, आपको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए ये सम्मान दिया गया, कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए और कितना खास पल रहा ये आपके लिए, और साथ ही जो गति शक्ति के पीछे, इस प्लान के पीछे जो टीम काम कर रही है, उनके प्रयासों के बारे में थोड़ा हमें बताएं। पीएम गति शक्ति बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल कदम है देश की गवर्नेंस में। पीएम गति शक्ति एज ए कंसेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, ये हम लोग एक प्रेजेंटेशन सबसे शुरू में लेके गए थे कि हमारे जो नए टाउनशिप्स बनने हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स उद्योगों के लिए, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स लेके गए थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन ये था कि आपने ये किस प्रकार से सेलेक्ट की, क्या इसके पीछे इंटीग्रेटेड सोच है। वहाँ से ये चीज़ बढ़ते बढ़ते आगे पीएम गति शक्ति के कंसेप्ट तक पहुँची। तो जो होता है कि सरकार में एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, तो जिसको कहा जाता है कि डिपार्टमेंटल साइलोस की वर्किंग। एक डिपार्टमेंट सड़क बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट 6 महीने बाद उसको खोदने पहुंच जाता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने बहुधा देखी हुई हैं। उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, कैसे इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जाए, यहाँ से ये बात शुरू हुई। तो इसको करने में जब कैबिनेट नोट इसका मंजूर हुआ, इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद बहुत मेहनत हुई, क्योंकि इसको उतारने में पूरी सरकारों का मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत सरकार के इनिशियली हम लोगों ने इसमें 23 डिपार्टमेंट के साथ शुरुआत की थी। 7 डिपार्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, 16 डिपार्टमेंट्स जो कि इसका उपयोग करते, जिनको हम इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ कहते थे, उनसे 23 डिपार्टमेंट से शुरुआत की। बाद में 14 डिपार्टमेंट सोशल मिनिस्ट्री वाले जोड़े गए। जब देखा गया कि ये तो बहुत उपयोगी चीज़ बन गई है, इस पर सोशल सेक्टर के डिसीजन मेकिंग के लिए उपयोग कर सकते, तो उनको जोड़ा गया। इस प्रकार से 37 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा 36 हमारे स्टेट और यूटीज़ जो हैं देश में, उनकी सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। हर किसी को एक बोर्ड पर लाना, एक साथ लाना, क्योंकि सारा डेटा जो है, एक प्लानिंग अच्छी तब होती है जब डेटा जितना ज़्यादा आए। तो सारे डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा डालते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग से जिस व्यक्ति को कोई निर्णय लेना है, उसे सबका डेटा उसी समय पुल इन करके तत्काल उसे प्राप्त होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ई-गॉस होती है। उसके नीचे हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, पहले मिस्टर मीना होते थे, अभी सुमिता होती हैं। वो लोग लगभग हर हफ्ते एक राज्य के साथ मीटिंग, एक जोन के साथ मीटिंग करते थे, 5 से 6 राज्य या यूटीज़ के साथ, और उसके अलावा इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए हफ्ते में 2 मीटिंग करते थे। मतलब एक हफ्ते में 3-3 बार राज्यों के साथ मीटिंगें होती थी, और ये क्रम चलता रहता था लगातार, निरंतर। उस वजह से ये इस स्थिति तक पहुंची है। एनपीजी में जहाँ से सारी मिनिस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि एक साथ बैठ के निर्णय प्रस्तावित करते थे, वो सब बहुत कोऑर्डिनेशन से काम किया। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, ये दोनों मिलकर पीएम गति शक्ति आज उस स्थिति में पहुंचा है जहां वो पहुंच पाया है। बिल्कुल, यानी शुरू में ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पर काम करके इसको बहुत स्मूथ बनाया गया, और आज इस मास्टर प्लान में उसको हम ज़मीन पर उतरता भी देख रहे हैं। शमीना हुसैन जी, आपको गुजरात स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया। जाहिर तौर पर बेहद गौरव का क्षण है। कितना खास रहा, अगर मोमेंट ऑफ अचीवमेंट की बात करें आपके लिए, पूरी टीम के लिए, जो सोटो के प्रयास रहे हैं, कोशिशें रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। गुजरात को जो इनोवेशन कैटेगरी में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक इनोवेटिव जो सरकारी क्षेत्र में जो हमने ऑर्गन रिट्रीवल और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का पूरा काम किया है, और उसे 15 साल में हम इस स्टेज पे लेके आए कि प्राइवेट सेक्टर के साथ हम कदम से कदम मिला के सरकारी हॉस्पिटलों में भी अंगदान और अंग प्रत्यारोपण का काम करवा रहे हैं। इसका हमें अवार्ड मिला है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हमें अवार्ड मिला। ये हमारे गुजरात राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम जब हमारे गुजरात में सरकारी क्षेत्र में शुरू किया गया 2005 में, उसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री ने ही रखी थी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे।
बिल्कुल। हमारी जो टीम है डॉक्टर्स की, सर्जन्स की, पैरामेडिक्स की, उनके भी अथक प्रयास हैं इस अवार्ड के पीछे। और उससे भी ज़्यादा जो डिसीज्ड ऑर्गन के परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने इतना बड़ा महादान का एक निर्णय लिया और बहुत ही मुश्किल घड़ी में ये निर्णय लिया जाता है। मुझे लगता है ये अवार्ड उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। और हमारी गुजरात सरकार का जो कमिटमेंट है कि हम सरकारी अस्पतालों में एक ऐसी सुविधा को हमने उपलब्ध किया जो एक अंडर प्रिविलेज्ड आदमी हो, गरीब आदमी हो, वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई गरीब आदमी नहीं सोचेगा कि वो 10 लाख 15 लाख का जाके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा सके। बट जैसे ही हमने सरकारी हॉस्पिटल्स में ये सुविधा दी है और एक पब्लिक फाइनेंसिंग मॉडल के साथ में दी है, तो उससे अभी हर किसी को एक्सेस है। हर एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हर आर्थिक स्तर का आदमी रजिस्टर अपने आप को कर सकता है। अगर उसको ऑर्गन की ज़रूरत है तो उसके लिए वो एक्सेसिबिलिटी हमारी गुजरात सरकार ने दी है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर ये जो अनुभव है इसका तमाम और राज्य भी किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। इससे पहले भी श्रीनिवास जी, सिविल सर्विसेज डे पर ये पुरस्कार दिए गए। सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रधानमंत्री का जो संदेश था, मैं चाहूँगी थोड़ा बताइए उसकी क्या बड़ी बातें थी, क्या खास बिंदु रहे, और ये सम्मान कितना उत्साहवर्धन करता है, कितना प्रेरित करता है अगर सिविल सर्वेंट्स की बात करें देश में, प्रधानमंत्री के संदेश को ज़मीन पर उतारने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 अप्रैल को नेशन के सिविल सर्वेंट्स को संबोधित किया। लगभग 26,000 सिविल सर्वेंट्स इस साल के सिविल सर्विसेज डे इवेंट्स में भाग लिए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज था कि अमृत काल के दौरान नया संकल्प लें विकसित भारत को बनाने के लिए, और नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इस मूल भावना के साथ आप राष्ट्र की सेवा करें। साथ साथ निडर होकर काम करें, विदाउट फियर और फेवर आप निर्णय लें, और फैसले जो लेते हैं उस पर एज पर लॉ होना चाहिए, और एब्सोल्युटली विद अ क्लियर कॉन्शियंस एंड ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग में आप भाग लें। ये बड़ा प्रेरणादायी शब्द थे माननीय प्रधानमंत्री जी के, और इसको सुनने के बाद हज़ारों सिविल सर्वेंट्स ने देश को अपने सर्विसेज के लिए रीडेडिकेट किया है। और ये भी देखा गया कि रेप्लिकेशन के लिए खासकर कई सिविल सर्वेंट्स द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आज अवार्ड विनिंग नॉमिनेशंस को रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार्स के माध्यम से, तथा संसद टीवी के ये जो सीरीज़ नया शुरू किया गया है, इसके माध्यम से कई हज़ारों सिविल सर्वेंट्स इन इनिशिएटिव्स को देख पाएंगे और देखकर अभिनव पहल के रूप में अपने अपने ज़िलों में रेप्लिकेट करने की प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू हैं वी श्रीनिवास सर, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। अनुराग जी, अगर मैं पीएम गति शक्ति प्लान की बात करूं, जैसा आपने भी कहा कि बहुत महत्वाकांक्षी ये प्लान है और अपने आप में इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे जिन पर ध्यान दिया गया, और उसके बाद हम इस विजन को आगे बढ़ता देख रहे हैं। अगर इस प्लान को लेकर बात करें तो आने वाले साल में अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या राज्यों के स्तर पर बात करें या फिर स्थानीय स्तर पर बात करें, कैसे फ़ायदा होगा यहाँ सरकारों को? आप सब लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ाया गया है। मात्र 4 साल के दौरान कैपिटल बजट जो है भारत सरकार का है 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इस साल के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था की गई जिससे कि वो भी इंसेंटिवाइज होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस है देश को बहुत आगे ले जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के साथ साथ कि केवल पैसे देने से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। ये जो पीएम गति शक्ति कंसेप्ट है, इससे एफिशिएंसी साथ में आ रही है। उतने ही पैसे में पहले जिस प्रकार से काम होता था, तो जो काम होता आज उससे कहीं बहुत बेहतर और ज़्यादा काम होएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्लानिंग, ये प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग टूल है। तो सबसे पहले हमारे को उसमें नज़र आ जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ सड़कें कौन कौन सी बनी हुई हैं, वहाँ पर रेलवे लाइन कहाँ से जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन कहाँ से जा रही है, गैस पाइपलाइन कहाँ से जा रही है, वहाँ पे खनिज कहाँ कहाँ हैं। तो वो सारी चीज़ों के जानकारी समक्ष में एक ही स्क्रीन पे होने के कारण जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है
तो उसी समय प्लानिंग के डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। हो सकता है कि ओरिजिनली जो प्लान बनने वाला था थोड़ा सा घूमने शिफ्ट करने के आप उसकी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन की आवश्यकता है वो समाप्त हो जाए, तो आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, या उसको ऑप्टिमाइज करके कम से कम कर लिया जाए। एक प्रकरण में देखा गया कि रेलवे लाइन जहाँ पे प्रस्तावित थी, जब उसे जियोलॉजी की लेयर उसके नीचे डाली गई तो देखा गया कि रेयर अर्थ मटेरियल उसके नीचे है, तो भविष्य में जब माइनिंग करनी पड़ती तो इस रेलवे लाइन को हटाना पड़ता। अब क्योंकि वो आज बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन जानकारी में आ गया तो रेलवे लाइन वहाँ से थोड़ी सी हट के बना दी गई। 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, टनल बनानी है रेलवे को, टनल बनानी है रोड को, दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता था। अब क्योंकि सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, सब एक साथ डेटा उपलब्ध है, तो दोनों मिलके एक ही टनल एक साथ बना लें। मान लीजिए रेलवे की टनल 6000 करोड़ की बननी है, रोड की टनल 6000 करोड़ की बननी है, दोनों एक साथ बनाएंगे, थोड़ी सी चौड़ी टनल बन जाएगी, 12,000 की जगह देश के 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, दोनों का काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हुई है, अच्छी हुई है। दूसरा, ये डिसीजन मेकिंग बहुत तेज हुई है। एक डीपीआर को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसको हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, टिपिकली एक प्रोजेक्ट में 6 महीने 8 महीने साल लग जाता था, क्योंकि आदमी वहाँ पे जाके पहले सर्वे करना पड़ता। यहाँ जो चीज़ें सर्वे से उपलब्ध होती हैं आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध है, तो एक्चुअल में कुछ दिनों में आप अपना पहला एक ड्राफ्ट प्लान बना सकते हैं। हालांकि उसके बाद ग्राउंड ट्रूथिंग की जाती है, तो अनुभव में देखने में ये आया है कि जहाँ 6 से 8 महीने का टाइम लगता था, उसकी जगह 2 से 3 महीने में डीपीआर तैयार हो जाए, तो आपका समय कम लग रहा है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी एक समस्या होती है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन में 6 से 8 महीने तो पहले ये पता करने में लग जाते हैं कि जहाँ हम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं वहाँ किस किसान की ज़मीन है, किस किसान की कितनी ज़मीन हमें लेनी है, और कलेक्टर को उसका एक केस बना के भेजा जाता है। अब जिन राज्यों ने, ये सभी राज्य धीमे धीमे डाल रहे हैं, अभी लगभग 20 राज्यों की ये लैंड रेवेन्यू की लेयर डाली जा चुकी, बाकी राज्य का प्रोसेस चल रहा है। तो जिन राज्यों की लैंड रेवेन्यू लेयर इस प्रोजेक्ट गतिशक्ति मास्टर प्लान में ऑलरेडी डल चुकी है, वहाँ लैंड एक्विजिशन का प्रस्ताव बनने में कुछ घंटे लगते हैं कि हमने अपनी सड़क बनाई या रेलवे लाइन बनाई या इरिगेशन का डैम बनाया, तो उसका जहाँ पे पानी जाएगा तो किस किस किसान की ज़मीन डूबेगी, किस गांव का किसान है, कितनी ज़मीन उसकी जा रही है, उस सिस्टम से निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रोसेसेस भी बहुत फास्ट हुए, तो समय की बचत होती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। और बाद में देखा गया कि ये जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुरू की थी, इसी चीज़ को जितना ज़्यादा डेटा होएगा उतना ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। तो कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे गुजरात की शमीमा जी हमारे साथ आज बैठी हुई हैं, गुजरात ने इसको आंगनवाड़ी कहाँ स्थापित की जाए इसके निर्णय के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश ने अपने स्कूल की लोकेशन और किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जाए स्कूल के बच्चों के लिए, उसके लिए प्रोजेक्ट बना डाला। तो इस प्रकार से सोशल सेक्टर में भी फिर देखा गया कि इसकी उपयोगिता है, तो भारत सरकार की सोशल सेक्टर की मिनिस्ट्रीज को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, बिल्कुल। शमीला जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आऊँ तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की आज ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में कई बार हमने देखा जो अंगदान की प्रक्रिया है उसे लेकर, और साथ ही लोगों को अंगदान के लिए लगातार प्रेरित किया है। जब गुजरात सरकार की हम बात करते हैं और खासकर सोटो की बात करते हैं, कैसे प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार किया उसने? जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 से हमारा जो सोटो के पहले जो एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इकोसिस्टम था, वो बहुत अच्छी तरह गाइडलाइंस बनाई गई, नीति नियम बनाए गए, पारदर्शिता आए। उस हिसाब से हमारे यहाँ सोटो और एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आए उससे भी पहले गुजरात में ये पहल की गई थी। हमने सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशंस किडनी के शुरू किए थे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एंड रिसर्च सेंटर में, और उसके बाद 2008 में गुजरात में सरकारी हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में लिवर का ट्रांसप्लांट शुरू किया गया, और 2013 में हमने पैनक्रियाज का भी ट्रांसप्लांट सरकारी क्षेत्र में किया। 2013 में हमने रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी से भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन शुरू करे, और अब आज की डेट में हमने 550 से भी ज़्यादा रोबोट्स के द्वारा ट्रांसप्लांटेशन किडनी में किए हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल्स को
ऑर्गन रिट्रीवल और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स के रूप में जो विकसित करने का एक जो काम हमारे राज्य में हुआ है वो किसी और राज्य में अभी तक उस बिल्कुल, स्तर और जो पे डेटा आप बता रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है। अगर आप मुझे संक्षेप में बताएं कि जो बाकी राज्य हैं वो कैसे इस अनुभव का लाभ ले सकते हैं। ये गुजरात में जो सरकारी हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम विकसित किया गया है वो दूसरे राज्यों में अगर हमें करना हो तो एक तो हमें उनको हमारे हॉस्पिटल्स को स्वायत्तता थोड़ी देना पड़ेगी, उनको कंप्लीट एक इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग की। हमारे गुजरात में जो गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंसेस की स्थापना की गई थी वो उसकी वजह से हमें ट्रेंड स्किल्ड जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फेलोज़ हैं, वो सब मिलते हैं। पैरामेडिक्स के भी कोर्सेज वहाँ होते हैं। वो हर एक राज्य में ये प्रयास करना पड़ेंगे कि ट्रांसप्लांट और रिट्रीवल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो हमें जिस प्रमाण में जिस नंबर्स में चाहिए वो हमको मिलते रहें। उसके लिए सभी राज्यों को जो नोटो का भी एक मैंडेट है कि आपको रिसर्च और एजुकेशन को भी इस प्रोग्राम के साथ में जोड़ना है, वो करना पड़ेगा। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी NABH के एक्रेडिटेशन जो हमारे हॉस्पिटल के लिए जो एक्रेडिटेशंस चाहिए वो होना चाहिए और हमारे डॉक्टर्स और सर्जन्स को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अनुराग जी, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी, जो सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय है उसकी भूमिका जाहिर तौर पर जो PM गति शक्ति मास्टर प्लान है उसमें बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे इस मंत्रालय के सचिव के रूप में आप इस प्लान को अपने मंत्रालय में यूटिलाइज करेंगे? ये देखा जाए तो PM गति के शक्ति के सबसे बड़े उपयोगकर्ता जो हैं रेलवे मंत्रालय और सड़क में MRTH हैं। हमारी पूरी प्लानिंग अब इसके ऊपर होती है। जो NPG के थ्रू जो अभी तक प्रोजेक्ट्स 5 लाख करोड़ से ऊपर के मंजूर हुए हैं देश में, उनमें सबसे बड़ा योगदान रेलवे और रोड डिपार्टमेंट का है। आगे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिज़ाइन हो रहे हैं। दूसरा हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे को प्लानिंग में शुरू में ही ये पता लगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो देश के लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है। जैसे कि इसकी एक NPG में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई और हम लोगों ने एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप निकाला। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ये कि कहीं पे मान लीजिए पोर्ट है और उसके आसपास से नेशनल हाईवे जा रहे हैं और वहाँ पे कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पहले बनाने पड़ेंगे। उनको क्रिटिकल गैप्स कहा गया। उदाहरण के लिए लें एक एयरपोर्ट जो कि सिविल एविएशन मंत्रालय बना रहा है, वो अभी कागज़ पर है। वहीं पे बगल से हमारी सड़क बन रही है, वो भी कागज़ पर है। दोनों को जब एक दूसरे के बारे में नहीं पता, दोनों का लेआउट बन गया था। पर जब ये PM गति शक्ति आया तो देखा कि अरे बगल में ये एयरपोर्ट है, तो उसको थोड़ा सा घुमा के बना दिया गया जिससे कि एयरपोर्ट भी नेशनल हाईवे से कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल। तो इस प्रकार से नंबर 1 डिसीजन मेकिंग में कि कौन से प्रोजेक्ट्स को हमें पहले लेना है और कैसे उसकी बेटर प्लानिंग होनी है, ये सिनर्जी के साथ अब हम लोग निर्णय ले रहे हैं जिससे कि मनी इज मच बेटर स्पेंट। बिल्कुल। और श्रीनिवास जी, आज के इस कार्यक्रम के साथ ही हम PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर 15 एपिसोड की जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिक को यह पता चलेगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तथा ज़िला प्रशासन उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही अनोखा पहल है और कई नवाचार कलेक्टर्स ने किए हैं। और इस वर्ष के जो स्कीम था इसमें 4 प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स थे: समग्र शिक्षा, हर घर जल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। साथ ही साथ इनोवेशंस कैटेगरी में इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनोवेशन स्टेट लेवल और इनोवेशन सेंट्रल लेवल पे अवार्ड्स दिए गए हैं। और हर एक अवार्ड का एक एपिसोड में दर्शाया जाएगा और जो नवाचार और जो मेहनत उस टीम ने किया है उस ज़िले में, खास करके आप देखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बारामूला को पुरस्कृत किया गया है और बारामूला में बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है और आप कई बेनिफिशरीज जो कहते हैं हमें बारामूला को प्रथम स्थान पर ले जाना है। और एक और ज़िला जो आशा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत जो पुरस्कृत हुआ है ये गुमला, झारखंड के रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनमें
बहुत सराहनीय काम हुआ। और अगर गुमला में इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बारामूला में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो निश्चित रूप से कई अन्य ज़िलों में जहाँ पर फैसिलिटीज़ बेहतर हैं और जहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है, इनमें निश्चित रूप से काम इससे भी अच्छा हो सकता है। इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। वी श्रीनिवास जी आपका, अनुराग जैन जी आपका, शमीना जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड पर ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। अपने उत्कृष्ट योगदान और काम के लिए सम्मान पाने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे की सीरीज में चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनिशिएटिव, जो इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं, उनका लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।